Yalimatud everyone. Welcome to the MVMP session. This is our 22nd session. उम्मीद करती हूँ कि अब तक के हमारे जो भी सेशंस थे आप सबको बहुत ही अच्छे लगे और बहुत फ़ायदेमंद लगे। अपने बिजनेस में आप वो स्ट्रैटेजीज यूज़ भी कर रहे हैं। मैं निकिता लखानी आज इस सेशन की होस्ट हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेगोशिएशंस और हमारे आज के टॉपिक लेने के लिए स्पीकर है राय शफीक पोरबंदर वाला। Shafiq sir has been in the field of office furniture for over 35 years. 35 साल से भी ज़्यादा वो फर्नीचर फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी कंपनी इज फर्टेक जो कि इंपोर्ट करती है एंड मैन्युफैक्चर है, होलसेल्स है इन वेस्टर्न इंडिया। Shafiq sir has been president of All India Furniture Manufacturer and Trade Association. He was privileged to be invited by Turkish and Chinese government to represent the Indian furniture industry and sign trade agreements for mutual cooperation amongst both the countries. और जब हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो he has been with Aga Khan Development Network, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है बहुत सालों के साथ जुड़े हुए हैं. He was a chairman for Tariqa board as well in Pune. एंड 2005 से लेके 2015 तक ही वाज नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड फॉर इंडिया के मेंबर एंड उसमें से भी 3 साल वो ऑनररी सेक्रेटरी रह चुके थे और 2015 के बाद ही हैज बीन अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर AKEBP एंड शफीक सर हैज ट्रैवल्ड 150 सेंटर्स इन इंडिया 150 सेंटर्स उन्होंने ट्रैवल किए हैं टू कंडक्ट सेमिनार्स उन्होंने जाके सेमिनार्स डिलीवर किए हैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एंड शफीक सर हैज आल्सो बीन कामड़िया साहिब ऑफ नारंगी बाग जमात खाना. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे शफीक भाई. वी वेलकम यू अगेन. आई हैंड इट ओवर टू यू. Thank you very much, Nikita, for the wonderful introduction. It was very encouraging and really happy to be back with the EPB team. Again, आम तौर पे हम अगर देखेंगे जिंदगी में तो रोजाना हम हमारे वाइफ के साथ, स्पाउसेस के साथ, हम हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से नेगोशिएट करते ही रहते हैं. There is no two ways about it. मानो बच्चा आया, मुझे खेलने जाना है, माँ कहती है बेटा पहले लेसन कर, पढ़ाई कर, तेरी एग्जाम है. So either it is a bargaining concept or a negotiation, लेकिन ये हमारी रोजाना जिंदगी में ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा कॉमन है. Then coming back to our business or profession, yes, वहां पर भी we are always in a process of discussion, negotiation, bargaining, convincing. Either with our suppliers, हमारे सप्लायर के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, हमारे कस्टमर के साथ, सभी के साथ अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हम या तो बार्गेनिंग करते हैं या कन्विंसिंग करते हैं या नेगोशिएशन करते हैं. इसमें बहुत कम अंतर है. एंड नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो ये सारी चीजें एक जैसी ही दिखती है और लगती भी है. पता भी नहीं चलता कि हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं. तो आइए समझने की कोशिश करें कि बार्गेनिंग और नेगोशिएशन कैसे अलग है. मानो हम कहीं घूमने गए इंडिया के बाहर, जैसे कि टर्की गए, वहां कोई सुवेनियर शॉप में गए शॉपिंग करने के लिए, या गोवा की जो टिपिकल नाइट फ्ली मार्केट है वहां पर कुछ खरीदने गए, शॉपिंग करने गए. वहां हम क्या करते हैं दुकानदार के साथ? वो अगर कोई चीज का 300 रुपए बोलता है तो शायद मैं 10 रुपए बोलता हूं या 20 रुपए बोलता हूं. एंड देन शुरू होती है बार्गेनिंग, एकदम खींचातानी. वो बोलता है इतना, मैं बोलता हूं इतना, वो 10 रुपए कम करता है, मैं 3 रुपए बढ़ता हूं, 5 रुपए बढ़ता हूं. एंड फाइनली दोनों का एक कंफर्टेबल पोजीशन आता है और वो माल बेच देता है, मैं खरीद लेता हूं. यहां पर मुझे वापस उस दुकान में जाना है या नहीं जाना है, आई डोंट नो. शायद इट इज अ ओनली वन टाइम थिंग. ये जिंदगी में एक ही बार मैं वहां जाऊंगा. प्रॉबेबली अगर वापस गया भी तो एक नए शख्स की तरह से जाऊंगा. इट इज नॉट अ रिपीट थिंग. सो बार्गेनिंग किस तरह से होता है, किसके साथ होता है?
जब वो नॉर्मली वन टाइम या वन ऑफ डील होता है उसमें बार्गेनिंग हुआ और कम किया, पैसा लेके निकल गया। निकलने के बाद मैं अपने आप को बहुत होशियार समझता हूँ, હું કેટલો શાણો છું અને કેટલો દબાવીને ભાવ ઓછો કરી નાખ્યો। बट एक बात मत भूलिए कि वो जो दुकानदार है वो पिछले 10-20 साल से ये धंधा कर रहा है और आपके जैसे दिन में 25-50 कस्टमर उसके पास आते हैं और सभी यही करते हैं। तो एक्सपर्ट कौन हुआ और होशियार कौन हुआ? और यहां तक कि मैं तो होशियारी मारने के लिए निकलने के बाद मेरी वाइफ को पूछता हूँ, काइंड ऑफ अ टेस्टिमोनियल, कि हाउ डिड आई परफॉर्म, कैसे बार्गेनिंग की, कैसे नेगोशिएट किया। तो वाइफ के पास तो चॉइस नहीं है, वो तो तारीफ करती है कि यस ग्रेट जॉब एंड आई एम हैप्पी, इवन द सेलर इज हैप्पी। इसमें ऐसा होता है कि दोनों खुश है, दोनों एक पॉइंट पे सेटल करके माल बेचा किसी ने, लिया किसी ने, और दोनों खुश है। सो दिस वाज बार्गेनिंग। नाउ इसमें और एक चीज ये होती है कि अगर हम एक प्रोफेशनल के तौर पे किसी का देखें कि आई नो एक पहचान वाली लड़की नेविन, वो कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन करने गई और एप्लीकेशन में इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू कॉल में शी वॉज एक्सपेक्टिंग, जो उसकी सैलरी पहले थी वो उस वक्त वो 40,000 के करीब थी, लेकिन उसकी उम्मीद थी कि 50,000 तो मैं मांग ही लूंगी और उतना तो कंपनी दे ही देगी। एंड इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू पूरा कंप्लीट हुआ और इंटरव्यू जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, नेविन ने एक चीज रियलाइज की, दैट शी इज गोइंग फैंटास्टिक, और सामने वाले भी उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड इट इज लाइक नो चांस कि वो कंपनी उसको नहीं लेगी। एंड फाइनली जब बात हुई कि भाई सैलरी कितनी लोगी, कौन से पिक्चर का कोई डायलॉग था ना, कोई मूवी में, भाई अभी सब हो गया, सैलरी कितनी लोगे, तो वो सैलरी कितनी लोगी, तो ये जो 50 मांगने वाली थी उसकी जगह उसने कहा कि मुझे तो 60,000 चाहिए, 60 चाहिए। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हुआ और फाइनली 55 पर सेटल हो गया। नेविन वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी, फ्रॉम अ 40 शी जंप टू 55, 37.5% हाइक, अमेजिंग, फैंटास्टिक। नेविन तो बहुत खुश हो गई। सवेरे उठती है, उसके मेल बॉक्स में ईमेल भी आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर विद द कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है उसकी आंख फट जाती है और पसीने छूटने लगते हैं। क्या आया कॉन्ट्रैक्ट में? सैलरी तो बराबर आई कि सैलरी तेरे को मिलेगी 55,000, लेकिन सवेरे 9 बजे से लेके 8 बजे रात तक काम करना है डेली। 6 डे वीक है, नॉर्मली प्रोफेशनल्स की 5 डे वीक होती है, इसको 6 डे वीक देने में आई थी। महीने में 6 दिन ट्रैवल करना पड़ेगा और उस ट्रैवल के लिए आपको कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, एक्चुअल खर्चा जो है वही देने में आएगा। सो राइट एट द मोमेंट नेविन को ये नहीं समझ में आया कि मैंने क्या किया। एंड डू वी रियलाइज वन थिंग नाउ, कि नेविन ने सिर्फ उसके पगार के लिए, उसकी सैलरी के लिए बार्गेन किया और उसके जॉब के लिए नेगोशिएट नहीं किया। अगर वो जॉब के लिए नेगोशिएट करती तो एक होलिस्टिक अप्रोच उसकी होती, सारी चीजें वो पहले समझ लेती थी जो उससे छूट गई। शायद पैसे की, एक्स्ट्रा पैसे मिलने की खुशी में ये सारी चीजें उसके दिमाग से हट गई, एंड फाइनली शी हैड टू सेटल फॉर समथिंग शी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद। सो रिमेंबर वन थिंग, मनी इज नॉट द ओनली थिंग। पैसा सिर्फ सब कुछ नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है, और ये कब आता है? जब नेगोशिएशन आता है। बार्गेनिंग में पैसे के अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा है, दैट्स इट। अब हम और एक चीज समझते हैं कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड कन्विंसिंग। मेरा दोस्त सुनील फोन किया कि शफीक चलिए वीकेंड हम रात को मूवी जाएंगे और फिर वहां से डिनर पे जाएंगे। आई टोल्ड हिम कि भाई मेरे, ये तू वीकेंड की बात कर रहा है, वीकेंड तो फैमिली के लिए होता है, परिवार के लिए होता है। ठीक है यार, जब हम कुंवारे थे, वांडा હતા આપણે ત્યારે કંઈ भी કરી लेता था, पर હવે तो फैमिली साथे રહેવાનું છે। तो वो बोलता है यार फैमिली के साथ तू कैसा ये मूवी देखेगा, तेरी वाइफ के साथ कैसा देखेगा,
मैं बोला क्यों, कुछ गड़बड़ वाला मूवी है? बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉर्पोरेट वॉर्स का है, कि कॉर्पोरेट में कैसे गेम होती है, कैसे झगड़े होते हैं, कैसे बिहाइंड द बैक सारी कुछ गेम्स होती है। ये सारी चीजें देखकर तेरी वाइफ तो बोर हो जाएगी और तेरा काम नहीं होगा, उल्टा तू गाली सुनेगा, तो उससे अच्छा चल हम दोनों जाते हैं। बट इवन देन आई टेल हिम नहीं यार, ये फैमिली वाला, वीकेंड इज फैमिली टाइम, आई डोंट नो कॉम्प्रोमाइज विद इट। तो ये उसने जो कॉर्पोरेट वॉर के बारे में मूवी है, ही ट्राइड टू कन्विंस मी ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, कि टेक्निकल चीज उसने बताई कि ये मूवी वाइफ को पसंद नहीं आएगा। देन सेकंड फेज उसने शुरू किया वाज लॉजिकल ग्राउंड। लॉजिकल ग्राउंड क्या उसने शुरू किया, ए यार, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, जुन्नी कहावत है। ऐसा भी अब हमें हर चीज बैलेंस करनी चाहिए। तो ठीक है ना, एक वीकेंड तेरी फैमिली के साथ रहे, एक वीकेंड दोस्तों के साथ रहे। ही ट्राइड द लॉजिकल रूट, लॉजिकली समझाने की कोशिश किया। यहां तक कि वो मस्ती मस्ती में तो दोस्त बोलता ही है ना कि क्या जोरू का गुलाम बन के बैठा है, निकल ना बाहर, चल हम जाते हैं मूवी। बट आई वाज स्टिल फर्म कि नहीं, मुझे मूवी नहीं जाना है, मुझे वीकेंड पर नहीं जाना है। और एक चीज के एडजस्टमेंट कन्विंसिंग, एडजस्टमेंट कन्विंसिंग क्या होता है कि ठीक है एक काम कर, चल हम खाली मूवी जाते हैं, डिनर को कैंसिल कर देते हैं, या एक काम कर, चल वीकेंड पे नहीं जाते हैं, हम कोई वीकडे पे जाते हैं। फिर भी मैं बोलता हूं कि नहीं यार, थोड़ा टाइम दे मेरे को सोचने के लिए, आई लेट यू नो। अभी उसको मालूम पड़ा कि ये सामने शफीक थोड़ा पिघल रहा है, तो उसने आखिरी हथियार जो सबसे स्ट्रांग मेरी बीवी का होता है, वो है इमोशनल अत्याचार। उसने इमोशनल कन्विंसिंग शुरू कर दी कि यार तू ही तो मेरा एक दोस्त है, जिसके साथ अगर मैं डिनर पे जाऊं मैं मेरा दिल हल्का कर सकता हूं, मैं मेरे दिल की बात करूंगा तो किससे करूंगा, डिनर तो एक बहाना है, इट इज ओनली दैट वी नीड टू बी टुगेदर, साथ में रहना है। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट आ गया। ये सुन लिया, थोड़ा पिघल गया मैं, बोला ठीक है चल एक काम कर, जाते हैं अपन ऑन डे को जाते हैं, मूवी के लिए भी जाते हैं, डिनर के लिए भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ तू अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा है, तो एक काम कर, अगला 1 महीना तू मेरे साथ डेली जिम के लिए आएगा। एंड ही डिडंट नो विच वे टू लुक। बोला ये क्या बात हुई यार? तो ध्यान में रखिए कि द मोमेंट, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, इफ, अगर ये सारी चीजें आ जाती है, कन्विंसिंग कम्स टू नेगोशिएशन, कन्विंसिंग टर्न्स इनटू बार्गेनिंग। तो यहां पर नेगोशिएशन होना शुरू हो गया कि वो मांगता है कि मैं उसको कंपनी दूं मूवी और डिनर के लिए, मैं मांगता हूं उसकी हेल्थ कि तू जिम ज्वाइन करेगा। सो इन लाइफ द मेजर थिंग्स दैट वी डू, ज्यादा से ज्यादा हम जो अगर कुछ करते हैं तो वो सिर्फ सिर्फ कन्विंसिंग करते हैं या बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएशन तो बहुत बहुत कम करते हैं। अब आइए, ये जो वर्ड्स है नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, इसके हम डिक्शनरी मीनिंग समझने की कोशिश करें। नेगोशिएशन को अगर गुजराती में हम कहते हैं तो इट इज वाटाघाट, मंत्रणा। मंत्रणा इज डिस्कशन, बट डिस्कशन ऑन सम पॉइंट्स जिसमें लेती देती होती है। वाटाघाट अगेन ऑन सम पॉइंट्स जिसमें डिस्कशन होता है। और अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखेंगे तो होता है मोल भाव। मोल भाव इज नॉट ओनली मनी और प्राइस, इसमें वैल्यू आती है, एंड वैल्यू इंटेंजिबल भी होती है। इट इज नॉट के सिर्फ ये दिया इतनी कीमत में, साथ में मैं क्या सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। सो नेगोशिएशन का मतलब ये होता है। बार्गेनिंग का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इस सौदेबाजी। सौदेबाजी यानी कि सिर्फ भाव निचोड़ना है, कम करना है या बढ़ाना है। एंड यहां हम समझ ले कि बार्गेनिंग और कन्विंसिंग नेगोशिएशन का एक हिस्सा होता है, लेकिन नेगोशिएशन अपने आप में बार्गेनिंग या कन्विंसिंग कभी भी नहीं हो सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू द बेनिफिट्स ऑफ नेगोशिएशन। हम जिंदगी में अगर कुछ भी करते हैं तो ये बहुत जरूरी है समझना कि क्यों करते हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये तो फाइन,
दीज आर ऑल फाइन, लेकिन क्यों करते हैं वो समझना जरूरी है। और यहां पर क्यों करते हैं हम नेगोशिएशन? एंड में पैसा कमाना एक जरिया है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि पैसा इज द अल्टीमेट थिंग, दैट इज द थिंग, अगर ये मिल जाए तो मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, पैसा एक जरिया है, माध्यम है आपके अलग अलग लक्ष्य को हासिल करने का। इसी तरह से क्यों हम नेगोशिएट करते हैं? पैसा तो कमाना है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन मेरी कंपनी आगे बढ़ाना है, मुझे रेप्यूटेशन बनानी है। यहां मुझे अगर कोई कंपनी के साथ डील करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, और वो अगर कंपनी मेरे कस्टमर बकेट में आ गई तो उसका मैं इतना ज्यादा मार्केटिंग कर सकता हूं 4 लोगों के बीच में। सो इट इज वैल्यू। एंड ऑफ द डे पैसा बाई प्रोडक्ट है, वैल्यूज सबसे ज्यादा अहम है। नेगोशिएशन इसके लिए करते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, क्वालिटी सोल्यूशन चाहिए, झगड़े तंटे फिसाद न हो फ्यूचर में, और हमारे रिश्ते हमारे सप्लायर्स के साथ, सभी के साथ अच्छे बने रहे। अप्रोच टू नेगोशिएशंस मतलब किस किस किस्म के नेगोशिएशन होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, जिसे हम कहते हैं विन विन अप्रोच। नाउ इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन जो हम देखते हैं इज द मोस्ट आइडियल, मोस्ट डिजायरेबल काइंड ऑफ नेगोशिएशन जो कभी भी होना चाहिए। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। तीसरा है लूज लूज अप्रोच, जिसमें दोनों की हार होती है। और आखिरी है कॉम्प्रोमाइज अप्रोच। कॉम्प्रोमाइज अप्रोच वो होती है जो लूज और डिस्ट्रीब्यूटिव के बीच में होती है। इन सारी चीजों को अभी हम आगे चल करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि ये पेपर पे होती है, बातें होती है, पर वास्तव में हकीकत में ये एक्चुअली इस तरह से होता है क्या कि ये इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन विन विन आ બધું કહેવા માટે ઠીક છે, પણ હકીકતમાં આવું કંઈ થતું નથી। मेरा एक दोस्त है अजय, वो एक बार रिलायंस में गया कुछ माल सप्लाई करने के लिए। और रिलायंस में जब माल सप्लाई करने के लिए गया तो खास करके उसका जो परचेज डिपार्टमेंट है, जब टर्म्स, मनी, रेट, डिलीवरी शेड्यूल्स, डिलीवरी टर्म्स और ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, तो एक आम तौर पे हम सोचे, अगेन चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि रिलायंस के साथ अगर वो नेगोशिएट करने गया तो रिलायंस का क्या रिएक्शन होगा और रिलायंस का एटीट्यूड क्या होगा। रिलायंस क्या करेगा ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि रिलायंस लिटरली सामने वाले के कपड़े फाड़ देगा। He will tear you to shreds। वो इतना कुछ मांगेगा जो और कोई शायद मांगने की ताकत नहीं रखता है। वो क्यों करता है रिलायंस ये? क्योंकि उसके पास पावर है। और पावर कहां से आता है? पावर तब आता है जब आपके पास और कोई विकल्प और कोई ऑप्शन और कोई चीज पीछे हो, यानी कि आप उठ के चले जाने की क्षमता रखते हैं। You have the capacity and strength to just walk away from the deal। Meaning कि तू नहीं और कोई, और नहीं और कोई, और नहीं और कोई। रिलायंस के पास ये सारी चीजें हैं। और ये पावर क्यों आया उसके पास? अगेन वी रिपीट, उसके पास ऑप्शंस है। और यहां पर एक वर्ड हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज बैठना। दिस इज नॉट बटना। हिंदी का बटना नहीं है जो हम बांटते हैं। बैठना का मतलब कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। अगर मैंने जो चाहा मुझे मिल गया तो आई विल से दैट इज बेस्टेस्ट। बेस्टेस्ट से बेटर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो अगर बेस्टेस्ट नहीं मिला तो फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए कि व्हेन एवर आई एम गोइंग फॉर अ अग्रीमेंट, अ डील, सबसे पहले तो मैं मेरा होमवर्क बहुत अच्छी तरह से कर लूं कि मैं किससे बात करने जा रहा हूं, उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको प्रोडक्ट के साथ सर्विस कितनी अहमियत रखती है, उसको क्वालिटी कितनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी उठाता है, प्लस इसके अलावा मेन चीज कि वो मेरे लिए मेरी कितनी वैल्यू बढ़ाएगा। पैसा कितना कमा के देगा फाइन,
लेकिन होमवर्क मुझे ये करना है कि मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलेगी, मैं उससे पैसे के अलावा और क्या क्या चीजें बेनिफिट ले पाऊंगा। हमको हमारा होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करना है। जैसे कि नेविन इंटरव्यू के लिए गई थी और नेविन भूल गई थी कि उसको क्या क्या नेगोशिएट करना है। अगर वो उसका सही होमवर्क करके जाती थी तो डेफिनेटली उसको एक बेटर डील मिल सकती थी। यहां हम इंटेंजिबल्स भी ध्यान रखते हैं और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी है। 2018 की मुझे वेन्यू एक डीलर दिखाता है 9 लाख रुपए की ऑफर है। एक दो दिन बाद और एक डीलर मुझे ऑफर करता है 2019 की वेन्यू है, सेम टाइप की गाड़ी है और वो 10.5 लाख रुपए में आई है। अब क्या मैं सिर्फ प्राइस देखूंगा? व्हाट विल आई डू? मैं सारी चीजें देखने की कोशिश करूंगा कि भले ये 1 साल पुराना या नया मॉडल है, उसके वजह से अगर 1.5 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा है, लेकिन अगर 2019 की जो गाड़ी है वो अगर बहुत कम चली है, पुरानी गाड़ी है लेकिन बहुत कम चली है, मानो 20,000 किलोमीटर ही चली है, और जो नई गाड़ी है 1 साल बाद का मॉडल है, वो अगर 40 से 45,000 किलोमीटर चली है। मॉडल्स में भी कैटेगरीज आती है कि ये थोड़ा सा प्रीमियम मॉडल है, इसकी कंडीशन बेटर है, तो शायद मैं सिर्फ प्राइस पर नहीं ध्यान दूंगा, मैं बाकी सारी चीजें भी देखूंगा कि अगर 40,000 किलोमीटर चल गई है एक गाड़ी और उसके टायर मुझे बदलने हैं, तो 4 टायर ही मुझे 30,000 रुपए के पड़ेंगे। सो आई लुक एट ऑल दीज थिंग्स। इंटेंजिबल्स जो हम कहते हैं वो हम सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। एक हमको 2 फिगर हमारे दिमाग में हमेशा रखना है। एक हमारा एस्पिरेशनल, यानी कि मैं जो इच्छता हूं, જે હું ઈચ્છું છું, જે ભાવમાં સોદો ડન થાય એ મારા મગજમાં હોવું જોઈએ, અને સાથે બીજો એક ભાવ મારા મગજમાં હોવું જોઈએ कि दिस इज माय लास्ट प्राइस, जिसे रिजर्व पॉइंट या रिजर्वेशन पॉइंट कहते हैं। ये 2 फिगर जब भी हमारे दिमाग में होते हैं, हम किसी ब्रोकर को भी ये नहीं बताते। हम शायद अपने आप के अलावा और किसी के साथ ये शेयर नहीं करते कि हमको दिमाग में रखना है ये हमारे 2 फिगर है। क्योंकि बहुत बार ब्रोकर को अगर हम कम्युनिकेट कर दे तो वो सामने जाके बोल देता है, अरे भाई ये इतने में लेने को तैयार है, और सामने वाले की सिचुएशन और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर होमवर्क बराबर करना है, 2 फिगर हमको ध्यान में रखना है। इंटेंजिबल्स यानी कि जो चीजें पैसे छोड़ करके है, आज मानो मैं अगर फर्नीचर बेच रहा हूं तो सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि मैं कितनी गारंटी देता हूं, कितनी वारंटी देता हूं, मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरा रेप्यूटेशन कैसा है, मैं किस कंपनी से डील कर रहा हूं, ये सारी चीजें इंटेंजिबल में आती है। और आखिरी में आपको सामने वाले का बैठना भी देखना है। आप आपका होमवर्क करके आए हैं, लेकिन वो भी अगर कहीं स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर है, वो भी ज्ञानी है, तो वो भी उसका होमवर्क करके बैठेगा। उसको भी मालूम है कि अगर मुझे ये कुर्सी, ये 4 मॉडल की कुर्सियां जो 2 से 5,000 रुपए रेंज की है, वो अगर शफीक से लेना है, फर्टेक से लेना है, अगर वो मुझे ये भाव में नहीं मिली तो मैं वापस कौन सी कंपनी के पास जाऊंगा। वो उसका होमवर्क भी रेडी रखेगा, और वो होमवर्क आपको प्रिज्यूम करना है, वो मान लेना है कि वो होमवर्क करके ही बैठा है। बहुत बार ऐसे है कि वो बिल्ली कैसे दूध पीती है, आंख बंद करके नीचे मुंडी डाल के, कि मैं तो मेरा खा रही हूं, पी रही हूं, टू हेल विद द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है तेल लगाते गए। ऐसा नहीं है, सामने वाले की भी आंखें खुली है, उसको भी दिमाग है, आपको है, शायद उससे ज्यादा सामने वाले को दिमाग है, तो वो भी उसका होमवर्क करके बैठा है, वो भी उसके ऑप्शंस तैयार करके बैठा है। सो रिमेंबर वन थिंग कि ये सारा कुछ आपको जब कभी भी आप नेगोशिएट करने के लिए बैठते हैं, उसके पहले आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन यानी कि क्या, कि ये एक आइडियल सिचुएशन है कि जिसमें दोनों लोग जीतते हैं, बेचने वाला भी, लेने वाला भी, देने वाला भी और लेने वाला भी, ये दोनों सुखी होते हैं,
बहुत खुश होते हैं, और ये तब होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए एक दूसरे से रिलेशनशिप या व्यवहार रखना चाहते हैं। आज एक सिंपल चीज है, अगर मैं शादी करता हूं तो आई वॉन्ट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ माई वाइफ, सो आई विल ओनली कीप नेगोशिएटिंग विथ हर. इट इज नॉट बार्गेनिंग. नेगोशिएशन तब सक्सेसफुल होता है जब दोनों की जीत होती है, और ये तब हो सकता है कि जब आप खुले दिमाग, खुले मन, खुले विचार से बात करते हैं. द मोमेंट आई एम क्लोज्ड कि बस ये मुझे चाहिए, अगर नहीं मिला तो फॉरगेट इट, माय वे और द हाईवे, इट डजंट वर्क. इंटीग्रेटिव अप्रोच विन विन हो ही नहीं सकता है. इसमें और एक चीज हम देखते हैं कि आपको बहुत बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ बैठना है. यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या है? ईमानदारी. लेकिन एक छोटा ईमानदारी का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज इंटेग्रिटी? इट इज एक्चुअली अ स्टेज बियॉन्ड ऑनेस्टी. ऑनेस्टी के बाद वाला एक स्टेज आता है इंटेग्रिटी. यू मीन व्हाट यू सेड. जो मैं बोला वो मैं टोटली उसके पीछे का मेरा मतलब भी वही था. अगेन एक छोटा एग्जाम्पल. क्लास में बैठा था, मेरे बाजू वाले ने उसके सामने वाले के कंपास बॉक्स में से, क्लास में से पेंसिल चोरी कर ली. टीचर ने दोनों को खड़ा किया. सामने वाला बोलता है कि पीछे वाले ने मेरी पेंसिल चोरी की, और पीछे वाले को जब टीचर पूछती है तो बोलता है नहीं, मैंने नहीं की. अब विटनेस कौन था इसका? मैं था, क्योंकि मैं पीछे वाले के बाजू में बैठा था, तो मुझे तो दिखना चाहिए था कि क्या हुआ. तो टीचर मुझे पूछती है कि शफीक, ये पेंसिल इसने चोरी की? नहीं, सबसे पहले ये पूछती है कि पेंसिल तुमने चोरी की? तो मैंने कहा मैंने तो नहीं की चोरी. तो मैंने क्या कहा? मैंने सच कहा. बट डिड आई टेल हर कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन ये बाजू वाले ने चोरी की? अगर ये मैं बोलता हूं, दैट इज इंटेग्रिटी. मुझे बाजू वाले से मेरा रिलेशन भी खराब नहीं करना है, इसके लिए मैं डिप्लोमेटिकली ये जवाब दे देता हूं, मैंने नहीं की. सो इंटेग्रिटी इज अ स्टेज फर्दर. और जब हम लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन की बात करते हैं, इट इज ओनली इंटेग्रिटी. यहां पर ऐसा है कि बहुत बड़ी पाई है, या अगर छोटी पाई है, छोटी पिज्जा है, इसको बड़ी करनी है. बड़ी कैसे करेंगे? वैल्यू इसकी बढ़ानी है. कैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे? कि मानो मैं एक मोबाइल लेने गया मोबाइल वाले के पास, उसने मुझे कुछ मोबाइल्स ऑफर किए. फाइनली वो बोला कि शफीक, तेरे दो बेसिक क्राइटेरिया है. एक तो तू घूमता फिरता बहुत है, तेरे को कैमरा अच्छा चाहिए क्योंकि तू वीडियोस और फोटोज बहुत लेता है, तो उसकी क्लैरिटी अच्छी चाहिए. और दूसरा, तेरे को स्क्रीन बड़ी चाहिए. तीसरा, हाँ, कैपेसिटी चाहिए क्योंकि तू लेजी है, तेरा जो डेटा आता है तू डिलीट कम करता है, और उसकी वजह से तेरी ये चीजें की जरूरत है. तो आई विल एडवाइस कि ये जो एस मॉडल का तेरा सैमसंग फोन है, दिस इज आइडियल फॉर यू, ये तू ले ले. अभी द मोमेंट ही टेल्स मी कि फॉर एग्जाम्पल S32 ले ले, सो इमीडिएट उसकी दुकान में खड़े रह के उसका वाईफाई यूज करके मैं इंटरनेट पे चेक कर लेता हूं कि ये मोबाइल कितने में मिलना चाहिए, और उसको दिखाता हूं कि भाई ये मोबाइल तो इतने में मिलना चाहिए. तो वो बोलता है कि हाँ, ये मोबाइल तो मैं तेरे को भले नेट पे इतना है, लेकिन मैं तेरे को ऑलमोस्ट यही प्राइस में दूंगा, लेकिन साथ में मैं तेरे को एज यूजुअल जो हमेशा देता हूँ, स्क्रीन गार्ड भी दूंगा, कवर भी दूंगा, और देख तेरे को जरूरत है या नहीं, पर फाइनेंस ऑप्शन भी है, और अगर फाइनेंस ऑप्शन नहीं है तो कैश डिस्काउंट इतना कर पाऊंगा, वो भी कम कर दूंगा. इसके अलावा ये मोबाइल फोन के साथ स्कीम में अगर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देता है तो तेरे को एक हेडफोन मिलेगा जिसकी कीमत 8,000 रुपए है. तो मैं बोलूं मेरे को ये हेडफोन नहीं चाहिए 8,000 रुपए वाला, और 2,000 एक्स्ट्रा मैं क्यों दूं? तो वो सामने से ये ऑफर करता है, काम कर, 4,000 रुपए में मैं ये हेडफोन वापस खरीद लेता हूं, तू 2,000 में खरीद ले, मैं 4 में तेरे को रीएम्बर्स कर देता हूं. तो उसने क्या किया? जो एक 6 इंच की पिज्जा थी उसको 12 इंच का बना दिया,
उसने बहुत बहुत बड़ी साइज कर दी और इतनी बड़ी पिज्जा कर दी कि दोनों खा सकते हैं और फिर भी माल बच जाएगा। आमतौर पे हम देखते हैं अक्कल ये बोलती है कि 6 इंच की पिज्जा ऑर्डर की और उसकी जगह 12 इंच की आ गई तो डेफिनेटली डबल साइज की आई। लेकिन हमने स्कूल में कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ा है और मैथमेटिक्स में हमको सिखाने में आया था कि रेडियस एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं 6 इंच के पिज्जा और 12 इंच के पिज्जा के साथ तो डबल साइज नहीं होती है, वो 4 गुनी बढ़ जाती है। सो द मोमेंट यू रियलाइज कि पिज्जा की साइज हमने बढ़ा दी, उसने और मैंने दोनों ने मिलकर बढ़ा दी, फाइनली दोनों को इतना खाने मिल गया कि कोई भी खाली पेट नहीं जाता है। दिस इज इंटेग्रेटिव अप्रोच। इसमें वैल्यू क्रिएट करने वाली बात है। अब आते हैं कि इंटरेस्ट और पोजीशन। इंटरेस्ट आपको ये क्यों चाहिए और पोजीशन आपको क्या चाहिए। अगेन इंपॉर्टेंट कि आपको क्यों चाहिए। उसने बराबर मोबाइल वाले ने पहचान लिया कि मेरी जरूरतें क्या है। मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, बड़ा स्क्रीन चाहिए और स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए। तो वो उसने आइडेंटिफाई की और उसने फिर क्यों वो चाहिए मुझे वो फोन ऑफर किया। अक्सर हम लोगों के बारे में काफी वी लिव फ्रॉम द पास्ट। आ मानस तो एवो ज छे, आना साथे तो डील न कराय। वी लिव फ्रॉम द पास्ट। आ बहु क्रैक मानस छे। You should not do that. Separate people from the issue. There is issue is separate, a problem is separate, a person is separate. So कभी भी इन दोनों को अलग रखिए। ये कभी भी आपको साथ में मिक्स नहीं करना है। बहुत बार हम ये जो कमेंट भी कर देते हैं, अवॉइड कीजिए। नेगोशिएशन करते वक्त एक बायोलॉजिकल फैक्ट याद रखना। बायोलॉजिकल फैक्ट क्या है। ऊपर वाले ने आपको 2 आंख दी है, 2 कान दिए हैं और मुंह सिर्फ एक दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा देखने और सुनने की कोशिश करना। सुनने की कोशिश करना, सामने वाला ज्यादा बोलता रहे। बहुत बार बोलते बोलते वो ऐसी चीजें बोल भी देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपके कान खुले हैं, आप बराबर सुनते हैं, यू आर अ गुड लिसनर, प्रमोट the opposite person to speak as much as possible. हम जितना हो सके उतना कम बोले, सामने वाला जितना ज्यादा हो सके उसको बोलने लगा। दूसरा, आंख दी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझो। वो जो बोलता है वो तो हम सुनते हैं, लेकिन वो जो नहीं बोलता है वो भी हम सुनते और समझते हैं। बात करते करते बार बार सिर खुजाया, नाक और मुंह पे हाथ घुमाया, मतलब कि शायद वो नर्वस हो रहा है, शायद वो झूठ बोल रहा है। ये सारी चीजें, बॉडी लैंग्वेज का भी हमारा एमबीएमपी में एक सेशन हुआ था, विच वाज अ एक्सीलेंट सेशन। वो याद कर लेना। इस वक्त ऐसे टाइम पर नेगोशिएशन में बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत काम आ जाएगी। वो हमने जो सीखा था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको ध्यान में रखना है इंटीग्रेटिव अप्रोच में NIC, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। मेरी और सामने वाली दोनों की जरूरत क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है और हमारे पेन एरियाज, हमारी तकलीफें क्या है। अगर आप सामने वाले की जरूरत, उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी और उसके प्रॉब्लम्स अगर आप समझ के उसको आप सॉल्यूशंस देना शुरू करते हैं तो याद रखिए आपको माल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका माल बिक गया है। और अंत में आप एक सेल्समैन नहीं रहेंगे, आप उसके कंसल्टेंट बन जाएंगे। सेल्समैन और कंसल्टेंट में कितना फर्क है हम समझते हैं। कंसल्टेंट इज इनएविटेबल, ही इज रिस्पेक्टेड, ही इज एक्सेप्टेड। वो जो बोलता है वो सुनते हैं क्योंकि वो कंसल्टेंट है। सेल्समैन नॉट नेसेसरी, जो बोलता है मैं एक्सेप्ट करूं न करूं। सो कम टू दैट स्टेज, रिमेंबर द NIC, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, चैलेंजेस। ये आप समझिए सामने वाले की
और बहुत बार हम ये बोलते हैं वो मेरी बात समझता ही नहीं है यार, सुनता ही नहीं है। फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन सीक टू बी अंडरस्टूड। पहले सामने वाले को समझिए और फिर सोचिए कि वो मुझे कैसे समझेगा। सो दिस इज इंटीग्रेटिव अप्रोच। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन पर, विन लूज अप्रोच। यहां एक ही पाई है, न बड़ी है न छोटी है, आर्टिकल एक ही है, चीज एक ही है, जिसके बारे में बात होती है, बार्गेन होता है, नेगोशिएट होता है। और एक एग्जाम्पल अगर चलो हम लेते हैं, मेरी एक 300 स्क्वायर फीट की दुकान है जो मुझे बेचनी है। वो दुकान 300 स्क्वायर फुट की है, ना मैं उसको बड़ी कर सकता हूं ना छोटी कर सकता हूं। वो जो लोकेशन में है, जो बिल्डिंग में है, वहीं पर है, उसको मैं ना हिला सकता हूं ना आगे पीछे कर सकता हूं। उसका शेप जो है उसको भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। सो इट इज देयर, इट इज देयर। एट द मोस्ट बेचना है, उसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सकता हूं, उसका पेंटिंग कर दिया, थोड़ा इंटीरियर का काम कर दिया, थोड़ी खूबसूरत हो गई, कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश किया। बट यस, वो दुकान एक कमोडिटी है। वो प्रोडक्ट कितना है या कमोडिटी है, और ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसका कोई एमआरपी नहीं है। रिटेल प्राइस इसका कुछ भी नहीं है। अगर मैं कोई दुकान में जाता हूं कोलगेट की टूथपेस्ट खरीदने के लिए, तो उस पर एमआरपी प्रिंटेड होगा। मैं अगर पार्ले जी का एक पैकेट लेने जाता हूं, उस पर एमआरपी प्रिंटेड है। लेकिन ये जो दुकान अगर मुझे बेचनी है, उसका कोई एमआरपी नहीं है। अब अगर दुकान बेचनी है मुझे और उसकी वैल्यू मैं कंसिडर करता हूं, या मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख रुपए है, तो मैं क्या करूंगा? ब्रोकर को, जिसको भी जो भी लेने आता है, मैं तो थोड़ा ज्यादा ही कोट करूंगा, 60 लाख रुपए करीब कोट करूंगा। सामने वाला जो खरीदने आता है वो क्या करेगा? उसको भी अगर मालूम है कि 50 लाख की कीमत है अप्रोक्सीमेटली, मार्केट वैल्यू इसकी 50 होनी चाहिए, तो वो 40 कोट करेगा। और फिर शुरू होगा क्या? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में हमेशा देखा गया है कि थोड़ा थोड़ा एक जन आगे बढ़ता है, एक जन थोड़ा थोड़ा पीछे हटता है, एंड फाइनली ऐसा होता है कि 50 का मैंने 1 लाख कम किया, उसने 1 लाख बढ़ाया, मैंने 1 लाख कम किया, उसने 1.5 लाख बढ़ाया, मैंने 50,000 कम किया, उसने 1 लाख बढ़ाया। फाइनली आकर के रुक गए कि मैं मांगता हूं 53 लाख और वो ऑफर कर रहा है 48 लाख। ये स्टेज पर क्या होगा कि ब्रोकर या जो हमारे शुभ चिंतक हमारे साथ में बैठे हैं, वो बीच में बैठ के फाइनली सेटल करवा देंगे कि काम करो, आधे आधे में फिनिश करो, आधा तू बेर कर, आधा ये बेर करता है, 5.5 लाख का डिफरेंस है, एक काम करो 2.5 लाख कर देते हैं, 50 में फाइनल कर दो। सो दिस इज हाउ अ डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच कम्स इनटू प्ले। इसमें जो प्रोडक्ट है या कमोडिटी है वो लिमिटेड है, वो न बढ़ सकती है न कम हो सकती है। अभी वो अगर मुझे खाना है तो डेफिनेटली मैं उसके शेयर में से ज्यादा खाऊंगा, तो मेरा पेट ज्यादा भरेगा। अगर उसने ज्यादा खाया, उसका पेट ज्यादा भरा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच इज नथिंग बट मैं किसको कितना खींच सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच में और एक चीज हम समझ ले कि जो हमारा सोवेनियर शॉप वाला किस्सा था या गोवा फ्ली मार्केट वाला किस्सा था, वो भी सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव ही होता था। एंड का फिगर हमने स्प्लिट किया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्किल होनी चाहिए और वो है एक्टिंग की। एक्टिंग कैसे इसमें काम आएगी? जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है उसमें दिल से और दिमाग से काम करेंगे, इसमें सिर्फ मुंह से और दिखावे से काम करेंगे। वहां पर सच्चाई बोलनी है, यहां थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंट भी करना है। मिसरिप्रेजेंट कैसे? कि अरे भाई ये बाजू वाली दुकान या ये दुकान को ऑफर आ गई थी, सेम साइज की दुकान है, इसको कम से कम 65 लाख की ऑफर आई थी, पर ये पागल था, वो टाइम पे इसने अग्री नहीं किया। आपने क्या किया? एक स्टोरी बनाई, बोल दिया। सो प्लस इसके अलावा एक्टिंग भी आपको करनी है। एक्टिंग कैसे?
कि नहीं नहीं नत पोसा तू मने, जावा दे, चल छोड़ी दे। थोड़ा गुस्सा भी दिखाना है, थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाना है, थोड़ी नाराजगी भी दिखानी है। अंदर से तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि ये मेरे फिगर तक आ रहा है, मैजिक फिगर तक आ जाएगा और इंशाल्लाह सौदा हो जाएगा, एक्सेलेंट थिंग हैपनिंग, बट दिखाना तो नहीं है। अगर दिखा दिया तो वो भाव पे क्लोज हो जाएगा या वो भाव से वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक्टिंग यहाँ पर बहुत अहमियत रखती है। यू नीड टू एक्ट। अल्टीमेटम दे दिया, खड़े हो गए, आई वॉक अवे फ्रॉम द डील, वो वापस ब्रोकर आया, पकड़ के बिठाया, वो शुभ चिंतक है, चल यार बैठ यार, जो भी है थोड़ा आगे पीछे कर। तो एक्टिंग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द इंटीग्रेटिव अप्रोच। अभी एक आती है लूज लूज अप्रोच। ये दोनों की टोटली एटीट्यूड पर डिपेंड होता है कि लूज लूज अप्रोच कब होती है कि मुझे एक ऐसी एटीट्यूड है एरोगेंस की, ओवर कॉन्फिडेंस की, कि मैं जो बोलूं वैसा हो गए, माई वे और द हाईवे। जब मैं अपनी चीज पर टोटली अड़ा रहता हूं और हिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, तब जाकर के सामने वाला भी अगर वही एटीट्यूड से ईज वलणથી સામે વાળો जो આવે છે तो आ गड़बड़ થવાના पूरी शक्यता है। अभी हम पकड़ते हैं कि वो सेम दुकान 50 लाख की वैल्यू मैंने कोट किया था पहले, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच थी तो 40 और 60 से बार्गेनिंग शुरू हुई। लेकिन लूज लूज अप्रोच में क्या होता है, मैं बोलता हूं 75 लाख चाहिए और सामने वाला सोच करके, वो भी एक्टिंग करता है ना, एक्टर मैं थोड़ी ना अकेला हूं, वो भी तो एक्टिंग बाज है, तो वो बोलता है नहीं भाई ये 25 लाख की वैल्यू से ज्यादा इसकी है ही नहीं, हट छोड़ दे। तो ये दोनों ने क्या किया, नहीं बेचने वाले भाव बोले कि मेरे को सौदा नहीं करना है। आई कम विद दैट एटीट्यूड कि मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, और ऐसे केसेस में अक्सर नहीं मिलता है, सौदे नहीं होते हैं। सो लूज लूज अप्रोच इज वन थिंग विच इज मोस्ट अनडिजायरेबल। लेकिन हर एक आखिरी गलत चीज भी हो उसमें भी हमें थोड़ी हकारात्मकता दिखती तो है कि पॉजिटिविटी दिखती है। पॉजिटिविटी इसमें क्या है, मुझे माल बेचना था नहीं बिका, उठ के चले गया, नहीं। पॉजिटिविटी इसमें यह है कि आप एक नए शख्स को मिले, आपकी लाइफ में एक नए बंदे के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और यूजुअली जब डील करते हैं तो स्ट्रेट अवे वो बात नहीं होती है, इधर उधर की बातें काफी होती है। सो हम पहले स्मॉल टॉक करते हैं टू बिगिन विथ, और वो स्मॉल टॉक में ऐसा होता है कि यू कम टू नो वो पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ से आया, वो कौन से फील्ड में है, सिमिलरली आप कौन से फील्ड में है, आप अपने बारे में उसको बताते हैं। सो ये सारी चीजें पहले जो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये सारी बातें होती है और फिर एक्चुअली डील की बात होती है। सो यू नो दैट पर्सन, और जब आप नो कह करके खड़े होते हैं वो पर्टिकुलर डील के लिए, तो आप हंसते हुए उसको क्लोज कीजिए। हंसते हुए इन द सेंस, डोंट गेट अपसेट ओवर इट। ये अगर इंसान आपसे मिला है, आपकी लाइफ में एक नया कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में काम आ सकता है। वो कहते हैं ना कि मट्टी की भी कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती है, तो कम ऑन यार, ये तो इंसान है। एंड आई कैन टेल यू, जब आप गिल्ट के साथ उठते हैं, वो सामने वाला भी गिल्ट के साथ उठता है, तो देर इज सम काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग विच कैन हैपन इन फ्यूचर। कि वो मेरे को मालूम है प्रॉपर्टी के बड़े काम करता है, अलग अलग एरियाज में करता है, और मैंने कहीं एक जमीन ली है आफ्टर अबाउट 6-12 महीने, साल भर के बाद, और वहां का सरपंच कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे तकलीफ दे रहा है, और मुझे याद आया कि इसके आसपास ही ये कहीं था और ये भी प्रॉपर्टी का काम करता है। मैं इसको कॉल करता हूँ, ये मेरा कॉल रिसीव करता है। पहले तो वो भी चौंक गया होगा कि शफीक ने मेरे को क्यों कॉल किया, और वो बोलता है हाँ शफीक भाई बोलो कैसे। सबसे पहले तो मैं खुश होता हूँ कि उसने मेरा नाम और नंबर उसके मोबाइल में सेव किया है, और फिर मैं उसे प्रॉब्लम समझाता हूँ। तो एक गिल्ट था, एक खटक थी जब दोनों खड़े हुए थे वो डील के लिए ना बोल करके। लेकिन जब वापस मैंने उसको, हियर ही हैज नथिंग टू लूज, जब उसको रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ मेरे को हेल्प करिए सरपंच के पास, एंड आई कैन एश्योर यू वो नक्की आपका काम कर देगा।
So in every negativity there is some kind of a positivity. So look at the positives. एक अभी अप्रोच है कॉम्प्रोमाइज अप्रोच. कॉम्प्रोमाइज अप्रोच क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव और लूज लूज के बीच की जो एक अप्रोच होती है वो होती है कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज कब होता है? कि आपको कहीं ना कहीं आपकी भी मजबूरी है, सामने वाले की भी मजबूरी है, तो आप एंड ऑफ द डे वो कहीं भी सेटल कर देते हैं. अभी मानो कि वो डील कहीं क्लिक नहीं हो रहा है, आपका जो दुकान वाला डील है वो क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन आपने कहीं एक फ्लैट खरीद लिया है जिसका आपको 1 महीने भर में पेमेंट करना है, और वो पेमेंट करने में आपकी ये दुकान बिकने का एक कहीं ना कहीं हिस्सा है अमाउंट. सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज कि ठीक है यार, घर मिल रहा है, अच्छी चीज बन रही है, दुकान 2 पैसे कम में बिक रही है, तो चलो यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया. सो कॉम्प्रोमाइज इज अ इन बिटवीन वे फॉर अ डील. ये कंसिडर करते हुए कि आपको कहाँ कहीं कुछ मांडवाली करनी है. ये सारी डील में हम एक चीज वापस एग्जाम्पल में जाकर के समझ ले कि आपको और सामने वाले का बैठना, उसकी क्या जरूरत है वो समझना है. वो अगर दुकान खरीद रहा है आपसे, तो क्या वो सिर्फ इन्वेस्टर है? अगर वो इन्वेस्टर है तो आपको पैसा ज्यादा देगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो सस्ते में माल चाहिए, उसको तो लेकर के कुछ टाइम बाद वापस बेचनी है. तो अगर सस्ते में मिली तो लेगा, नहीं मिली नहीं लेगा. अगर आपको कोई ब्रोकर के थ्रू आपका होमवर्क करने पर ये मालूम पड़ती है कि उसको ये दुकान में एक कोई मल्टीनेशनल बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेना है, कोई फूड आउटलेट खोलना है, या कुछ गारमेंट का या फुटवेयर का आउटलेट खोलना है मल्टीनेशनल का, और उन्होंने ये जगह शॉर्टलिस्ट की है, एक्सेप्ट की है, लोकेशन इज एक्सेलेंट, इस दुकान भले ये 300 स्क्वायर फुट की दुकान है, लेकिन इसकी फ्रंटेज तकरीबन 20-25 फीट की है. अगर 20 फीट की फ्रंटेज है इस दुकान में, तो होर्डिंग कॉस्ट जो बोलते हैं हम, होर्डिंग लगाते हैं, उसकी कीमत में तो आपको दुकान किराए में मिलती है. तो ये सारी चीजें अगर एक दूसरे को मालूम है, अगर नहीं तो आप कम्युनिकेट करते हैं. जो विन लूज अप्रोच है उसमें भले ही विन लूज है, वैल्यू एडिशंस क्या करेंगे? यही चीजें करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की आप तारीफ करेंगे, उसके एडवांटेजेस बताएंगे. So this is how even in a win-lose you can in some way or the other create a value. अब आते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस पर. इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होता है, ओपनिंग पोजीशन यानी कि कौन कैसे शुरू करेगा होता है. फिर हमारी प्रिय चीज आ जाती है जिसमें सबसे ज्यादा हमें मजा आता है, और वो है बार्गेनिंग. फिर आता है मूवमेंट, और फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग. सो चलो लेट्स गो टू द फर्स्ट थिंग, प्रिपरेशन. प्रिपरेशन इज नथिंग बट होमवर्क. होमवर्क आपको आपकी मार्केट का, आपकी इंडस्ट्री का, आपके प्रोडक्ट का, अपने आप का सारा कुछ स्वॉट करना है. स्वॉट एनालिसिस हम हमारे इंस्टीट्यूशन में, प्रोग्राम्स में हमेशा करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हमारी ताकत, कमजोरी, अपॉर्चुनिटी तक क्या छे, अने डर क्या छे, थ्रेट किधर है. तो ये सारी चीजें हम जब हमारे इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें करते हैं, तब जाकर के हमें तैयारी हमारे बिजनेस में ये करना है, कोई भी डील में बैठने से पहले, कि इसमें ये डील मिलने में मेरे क्या क्या फायदे हैं. अगेन, फायदे का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बाकी बहुत कुछ है. So you need to understand your benefits. अगर ये डील नहीं होता है तो मुझे ये समझना है कि इसमें मेरी नुकसानी कितनी है. सामने वाले को भी समझना है कि उसके फायदे और उसकी नुकसानी भी क्या है. ये सारा कुछ होमवर्क करके बैठना है. आपको उसकी जगह पर भी जाके सोचना है. ये भी सोचना है कि अगर आप नहीं, जैसे रिलायंस, तू नहीं और कोई, बट when we are talking of a person of your caliber, आपके स्टेटस वाला, आपके रेप्यूटेशन वाला, आपके टक्कर वाले व्यक्ति के साथ अगर आप नेगोशिएट करते हैं, तो उसकी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, वो क्या डिलीवरी शेड्यूल मांगेगा, वो कीमत क्या मांगेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज क्या मांगेगा, ये सारा कुछ आपको एंटिसिपेट करना है. सो फॉर सक्सेस, एंटिसिपेट
issues, anticipate problems and find solutions to those problems. और ये सारे solution हमको हमारे दिमाग में ready रखने हैं। सामने वाले का भी बैठना हमको समझना है। हमारा बैठना तो है कि अगर मुझे ये क्लाइंट नहीं मिला तो ठीक है, मेरे पास आइडल कैपेसिटी है, मुझे और कोई कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, तो अगर ये कस्टमर नहीं तो और कौन मेरा क्लाइंट है। सिमिलरली सामने वाले की भी पोजीशन में जाकर के समझने की कोशिश करना कि अगर आप उसको माल नहीं देंगे तो वो कहाँ से माल ले सकता है, कितने में ले सकता है और उसको क्या क्या वहां से बेनिफिट्स हो सकती है। So you need to totally make a proper homework. So preparation is nothing but homework. Then opening position. अब opening position क्या है कि शुरुआत कैसे करेंगे। वापस हम अगर अपने दुकान बेचने वाले किस्से पे चले जाए कि आप अगर ओपनिंग पोजीशन पहली पहल कौन करेगा, ये है। तो जब भी आप इंटीग्रेटिव अप्रोच में बैठते हैं जहां आपको विन विन करना है, तब हो सके तो सामने वाले को पहले बोलने देना। और जब वो सामने वाला बोलता है तो सिर्फ उसकी प्राइस पहले बोलता है या उसकी सर्विसेज बोलता है, उसके प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, ये सारा कुछ उसको बोलने दीजिए, कुछ भी बाकी मत रखिए और उसको सवाल पूछते जाना। न कि सिर्फ सुनना, सुनते तो रहना है लेकिन वापस सवाल भी पूछते जाना, और किया और किया और किया। सो लेट हिम फिनिश एवरीथिंग। और वो जब ये सारी चीजें बोल देता है, कुछ चीजें अगर वो रिजर्व में रखा है नेगोशिएशन के लिए तो वो भी शायद बोल देगा, यानी इसके बाद एंड में उसके पास नेगोशिएशन के लिए कुछ नहीं बचा। सो हियर यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर कि आप सामने वाले को पहले बोलने देते हैं, बीच में सिर्फ सवाल करते हैं, उसको प्रोब करते हैं, न कि बीच में बोलते हैं। अगर उसने प्राइस बोल दी तो प्राइस पे भी कमेंट नहीं करते हैं। बहुत बार एक आदत होती है ना कि 100 रुपए की चीज का वो सामने वाला 80 भी अगर बताया कि 80 रुपीज भी बोला तो रिएक्शन मेरा क्या होगा, आटलू मोंगू। प्लीज डोंट कमेंट। अगर वो 100 का 120 भी बोला, आटलू मोंगू, डोंट कमेंट, उसको पहले सारा कुछ बोल लेने दो। एंड यही चीज अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच में बैठते हैं नेगोशिएशन के लिए, तो सामने वाले की जगह पर आप पहले कोट करेंगे। ये ध्यान में रखना कि यस आई विल कोट माय फिगर फर्स्ट, क्योंकि जो पहले अपना फिगर बोलेगा, जो अपनी चीजें पहले बोलेगा, यहां उसका अंडरटोन और करंट चलेगा। सो रिमेंबर, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा काफी चीजें हैं कि आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखनी है, आपको शांत रहना है। ये सारी चीजें जो है प्रिपेयर्डनेस में, हमने मटेरियल प्रिपेयर्डनेस की बात करी, मटेरियल ओपनिंग पोजीशंस की बात करी। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स आपकी क्या क्या है वो आपको डेवलप करना है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है, आप काम है, आप बहुत ठंडे हैं, आप कहीं भी गर्म नहीं होते हैं, आप कहीं भी ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको एकदम नम्र रहना है लेकिन साथ में फर्म भी रहना है। देयर इज अ डिफरेंस इन नम्र, दैट इज humble, and there is a difference in humility as well as being firm. And this firm comes, आगे हम देखते हैं this how you address your humility and confidence. अब आ गए हम हमारी फेवरेट जगह पर, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो सवाल पूछना तो हमारा चालू रखा था। बार्गेनिंग में जो जो चीजें उसने दे दी, अब उसके बाद हमारी बारी आती है सारा कुछ बोलने की कि हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तो हमारी सारी चीजें बाद में देनी है। ये सारी चीजें देने के बाद फिर बार्गेनिंग शुरू होगा, नेगोशिएशन शुरू होगा। मैं ये दे सकता हूं, उसने तो बेचारे ने सब कुछ बोल दिया है आपको कि मैं ये देने वाला हूं, ये देने वाला हूं, ये देने वाला हूं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप ये ज्यादा मांगते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप वो चीज तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं इन एज इज वेरियस पोजीशन। लेकिन
प्राइस के लिए कभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भी वो प्राइस बोलेगा उसको थोड़ा कम तो करवाने की कोशिश करेंगे ही। आपका जो टारगेट प्राइस 100 रुपए था, उसकी जगह पे वो उसने 80 में ऑफर कर दिया आपको माल, फिर भी आप बोलेंगे बॉस आई एक्सपेक्ट समथिंग बेटर। दिल में ये बोलेंगे ये दिल मांगे मोर, उसको नहीं बोलेंगे ये दिल मांगे मोर, बट डेफिनेटली ये दिल मांगे मोर, इसलिए मांगते जाएंगे। और एंड ऑफ द डे आपको आपके दो प्राइस वापस दिमाग में रखना है, एक मेरा आइडियल प्राइस और दूसरा मेरा आखिरी रिजर्व प्राइस। जब हम हमारी चीजें ऑफर करते हैं तब मुझे याद है, एक मैं मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री में बैठा था और वो एक ऑफिस टेबल उसके क्लाइंट को बेच रहा था, कैबिन में उसके बैठा था। वो ऑफिस टेबल उसने 10,000 रुपए में फाइनली ऑफर किया। बार्गेन चल रही थी, वो सामने वाला बोल रहा था नहीं और कम होना चाहिए। फिर ये जो व्यापारी है वो उसको समझाता है, देख भाई इसमें कम से कम 2,500-2,500 रुपए डिलीवरी का खर्चा है, फिर मेरे को आदमी भेजने पड़ेंगे, फिटिंग करवानी पड़ेगी, 2,500-3,500 रुपए तो इसी में चले जाएगा, तो एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में क्या आता है। ये सारी चीजें वो बोलना शुरू कर दिया। अब सामने वाला था होशियार, उसने क्या किया कि ऑफर ये किया, एक काम कर, ये ट्रांसपोर्टेशन और फिटिंग तो तेरा बारों बार चले जाता है, तो तेरे को प्रोडक्ट बेचना है 7,250 या 7,500 में। अब एक काम कर, तेरे को तो इतना पैसा ही मिलना है, तो इसमें कितना कम करता है अभी बोल मेरे को। एंड दैट गाय डिडंट नो व्हाट टू डू। वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ये इस तरह का जवाब मिल सकता है। सो रिमेंबर वन थिंग, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके टुकड़े मत कीजिए। डोंट से कि मेरी लेबर इतनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी है, इसमें इतना जाता है, डिलीवरी चार्जेस ये है, इसमें फिटिंग मुझे इतना खर्चा आता है। नो नो नो, नेवर ब्रेक योर प्रोडक्ट। वो सलामी बोलते हैं ना कि वो सैंडविच में हम खाते हैं, वो चिकन की स्लाइस आती है, तो आपके प्रोडक्ट को वो सैंडविच की सलामी की स्लाइसेस मत बनाना, एंटायर प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करना। दूसरा, फ्री गिफ्ट कभी भी मत देना। फ्री गिफ्ट कैसे? जैसे कि ये टेबल मैंने, वो बोल रहा था कि 5,000 रुपए में देगा या 10,000 में देगा, वो जो टेबल बोल रहा था, तो सामने वाले को वो अगर उसका प्रोडक्ट स्लाइस नहीं करता है, उसके टुकड़े नहीं करता है, तो जाकर के वो एंड ऑफ द डे डील 10,000 में हो गई है ऑलमोस्ट, तब जाकर के बोल सकता है देख भाई इसकी डिलीवरी चार्ज और फिटिंग चार्ज एक्स्ट्रा है। तो वो कस्टमर बोलेंगे अरे ये कहां से आया नई चीज, ये तो पहले बोला ही नहीं था। तो बोले नहीं बोला नहीं था, लेकिन ये तो इट इज अ गिवन कि अगर चाइना से मेरा माल आता है और एक कंटेनर माल आता है, भले $30,000 का माल होता है, लेकिन फ्री में डिलीवरी तो चाइना वाला भी नहीं देता है, डिलीवरी तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं यार ये मेरे को नहीं देना है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन फिर आप उसको बोलते हैं कि फाइन ठीक है चल मैं डिलीवरी करवा दूंगा, क्योंकि इसमें डिलीवरी नहीं होती है, फिटिंग भी होती है, फर्नीचर है, आदमी भेजने पड़ेंगे जो फिटिंग करेंगे तेरे घर पे या ऑफिस पर। सो आपने यहां पर क्या किया, जो पहले आप कट कर रहे थे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, यहां पर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 से कहीं आपने ज्यादा बढ़ा दी सेवाएं ऑफर करके। सो रिमेंबर, जब आप ये बार्गेनिंग या जो कुछ भी करते हैं उसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप जब भी कोई भी फिगर कोट करते हैं आपको कहीं ना कहीं रूम छोड़ना है कि जो मेरा पहला फिगर बोल दिया वो पठान की जबान तो नहीं होती है, बोल दिया, कम तो करना पड़ेगा, बार्गेन तो करना पड़ेगा। सो मूवमेंट के लिए हमको जगह रखनी है, लेकिन मूवमेंट में कभी भी बड़े बड़े कट पहले नहीं देने हैं। जैसे अगेन दुकान का हम एग्जांपल लेते हैं, वो अगर ब्रोकर बैठा है, वो पहला ही सेंटेंस अगर बोल देवे कि काम कर भाई तू 40 बोलता है ये 60 बोलता है, 50 में अभी डील खत्म करो, काहे को टाइम वेस्ट करते हैं, वैसा इट डजंट वर्क, ऐसा होता नहीं है। पहले छोटे छोटे टप्पे में नजदीक आते हैं दोनों। एंड अगेन ये सिर्फ प्राइस की बात नहीं होती है, बाकी सारी चीजें होती है। ये चीजें इट इज लाइक डिलीवरी शेड्यूल्स, एवरीथिंग, ये सारी चीजें जब एक साथ में बना के एक पैकेट में
बंडल में आ जाती है, तब जाकर के ये फाइनली छोटे छोटे पीसेस करके इसका नेगोशिएशन होता है. इन स्मॉल बिट्स इट इज नेगोशिएटेड, एंड फाइनली जो मिनिमम डिफरेंस होता है इट इज लाइक टेकन एट 50-50. जब आप क्लोज करते हैं तो आपको रिपीट करना है कि आपने क्या क्या बातें की, और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर एक छोटा ऑर्डर है और वो क्लोज हुआ है, भले ही क्यों ना एक छोटा व्हाट्सएप आप भेज देते हैं कि ये टेबल, उसका पिक्चर भेज दिया, इतने में डिसाइड हुआ है, जीएसटी एक्स्ट्रा है, डिलीवरी मैं फ्री कर दूंगा. वो भले 4-5 पॉइंट है, वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. अगर बड़ा ऑर्डर है, कंपनी के साथ है, तो डेफिनेटली आपको फॉर्मल कोटेशन देना है, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट करना है. सो डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ क्लोजिंग द डील. जब आप फिजिकली भी क्लोज करते हैं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक बार आप सारी चीजें रिपीट कर ले और एक पॉइंट्स बना ले. जैसे MOM, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हम कहते हैं, वो बना लेते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज कैन फॉलो. तो ये हमारा एक MOM बन जाता है. नेगोशिएशन जो हम सीखते हैं या सीखने जाते हैं या हम एक सेशन अटेंड करते हैं, इसमें हम इतना कभी भी सीख नहीं पाएंगे, इतना कभी भी समझ नहीं पाएंगे. ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बाद ही आप इसमें बेटर होते जाएंगे. मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि आप परफेक्ट होंगे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परफेक्शन एंड एक्सीलेंस. परफेक्शन इज अ एंड पॉइंट कि यहां मैं पहुंच गया, बस एंड. 100 मीटर की दौड़ थी, विनिंग पोस्ट पर पहुंच गया, एंड दैट इज द एंड, दैट इज परफेक्शन. लेकिन एक्सीलेंस इज लाइक अ होराइजन. होराइजन क्या होता है? सूरज कहां से उगता है वो दिखता है, वो पॉइंट. लेकिन अगर वहां तक आप पहुंच गए तो ऐसा लगेगा कि वो पॉइंट तो बहुत दूर है. सो यू गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गोइंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, और ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी. सो अब हम देखते हैं कीज टू नेगोशिएशन, के नेगोशिएशन करने में सबसे अहम चीजें क्या होती है. इसमें नेगोशिएशन स्किल्स पे आपका नेगोशिएशन 64% डिपेंड होता है, और 36% डिपेंड होता है हाउ अट्रैक्टिव यू आर. 36% हाउ अट्रैक्टिव यू आर उस पर डिपेंड होता है, और बाकी ये जो 36% है, वो हमने ये 8 चीजें वो नोट की है. नेगोशिएशन स्किल्स 64% है, तो आइए ये हम 8 चीजें समझने की कोशिश करें. फर्स्ट इज फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस ये तो खैर नेचुरल है, इसके बारे में ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं. मैं अगर एक 28 साल की बहुत खूबसूरत लड़की के साथ कोई डील नेगोशिएट करने बैठा, तो आई नीडंट टेल यू, बट एज फार एज फिजिकल अपीयरेंस इज कंसर्न्ड, हु हैज अ अपर हैंड. देन कम्स योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां आप कम्युनिकेट करते हैं ह्यूमिलिटी, कॉन्फिडेंस. आप फर्म भी रहते हैं, कॉन्फिडेंट भी रहते हैं. कॉन्फिडेंस कहां से आएगा आपको? वापस हम याद कर ले. कॉन्फिडेंस आएगा आपके होमवर्क से. अगर आपका होमवर्क मजबूत है, वहां आप स्ट्रांग है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे. और साथ में आपको नम्र रहना है. कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत पतली लकीर है, very thin line. And the moment you become overconfident, you become arrogant. आप घमंडी हो जाते हैं, और कोई भी घमंडी व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा. मजबूरी में एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन दिल से कभी भी किसी का घमंड कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. तो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें सारा कुछ ह्यूमिलिटी दिखाना है. और ह्यूमिलिटी अगेन एक बहुत क्रिटिकल चीज है. The moment I feel I am very humble, I have tremendous amount of humility. अगर ये फीलिंग मुझ में आ गया, I have lost it. कहाँ गई ह्यूमिलिटी यार? खत्म हो गई. The moment I feel I am humble, I have lost it. So humility is a very natural thing. इसका ध्यान रखना है. Then your dressing and attire. कि आप अगर बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, तो नक्की आप बर्म्यूडाज या शॉर्ट्स पहन के नहीं जाएंगे. आप एक ऐसे अटायर में जाएंगे, इस तरह से तैयार होके जाएंगे
जहां आपको रिस्पेक्ट मिलती है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? आज नॉलेज है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा सीवी है, इतना इतना ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा नॉलेज है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले ले तो और कोई पॉइंट ये समझाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारे एक पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उनका नॉलेज क्या था, उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनका रेप्यूटेशन क्या था, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी? और वही हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या कहना है? सो नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अपने आप को बेचना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेचना है। सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग देयर। ये सारी चार चीजें तो आसानी से हो गई। अब आई मुश्किल चीजें। मार्केट रेप्यूटेशन। मार्केट रेप्यूटेशन ये एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं बनती है। इसको बनाने के लिए 5, 10, 15 साल लग जाते हैं। और मार्केट रेप्यूटेशन, अगर इसके आपने पहले से बीज बोए हैं तो आज आप इसके फल खाओगे। अगर कम बीज बोए गए तो आज कम फल खाओगे। तो कुछ नहीं, आज से बीज बोना हम शुरू करें, ताकि अगले साल, 2 साल, 5 साल बाद हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन ऐसी हो कि लोग गर्व से हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। फिर आता है नॉलेजेबिलिटी, ज्ञान। हमको हमारे, सबसे पहले तो दुनिया में क्या चल रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, हमारे फील्ड रिलेटेड। आज अगर फर्नीचर फील्ड में हूं तो जर्मनी में, चाइना में और अमेरिका में क्या हो रहा है मुझे मालूम होना चाहिए। इंडिया में क्या हो रहा है वो मुझे मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र में और आखिर में पुणे में क्या हो रहा है ये मुझे मालूम होना चाहिए। आई नीड टू बी नॉलेजेबल। एंड नॉलेजेबल सिर्फ मेरे फील्ड तक नहीं, बट ओवरऑल नॉलेज भी काफी चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आप नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो शुरुआत में पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्मॉल टॉक होती है, इधर उधर की बातें होती है। वहां पर वो कहते हैं ना, थोड़ा ज्ञान झाड़ देना, ये मौका मत छोड़ना। जैसे कि सिंपल चीज, वो एक पिज्जा वाली बात हमने की कि 6 इंच और 12 इंच का पिज्जा, लेकिन वो डबल नहीं होता है, 4 गुना होता है। ऐसी कुछ चीजें बोल दी। डिसरप्शन के बारे में बात कर लिया कि आज इंडिया में इतने यूनिकॉर्न्स पैदा होते जा रहे हैं, विच इज फिनोमिनल। तो शायद ये भी हो कि उसको यूनिकॉर्न का मतलब भी समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझाना यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। ऑल दिस इज नॉलेज। एंड द मोमेंट आप ये सारा ज्ञान बांटते हैं पहले से, एंड यू शो दैट यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, ऑटोमेट, और ये घमंड के साथ नहीं, आप सिर्फ ये शेयर कर रहे हैं एज स्टेटमेंट्स। मैं होशियारी मारने के लिए वो नजरिए से, वो एटीट्यूड से ये बिल्कुल नहीं बोलता हूं। द मोमेंट अगर ये सब किया तो वो मैं घमंडी हो गया और यही सब प्यार से बातें कर रहा हूं, तो देन आई एम शेयरिंग नॉलेज। एंड एनीबडी हु शेयर्स नॉलेज इज रिस्पेक्टेड। तो बिफोर यू कम टू योर नेगोशिएशन टेबल, आपके एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में या सेवाओं के बारे में आप बात करने आएंगे, उसके पहले आपने कहीं एक अपर हैंड ले लिया है। ह्यूमिलिटी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये सारी चीजें जो 7 चीजें मिला करके है ना, ये 36% में से 24% इसको जाता है। और ये जो एक आखिरी चीज है ना, सिमिलैरिटी अट्रैक्शन प्रिंसिपल, इसको 12% मार्क्स देने में आते हैं। अब ये सिमिलैरिटी अट्रैक्शन प्रिंसिपल क्या होता है? ये उसको समझाना है कि तू जो है मैं भी वही हूं। वो कैसे करते हैं? मिरर इफेक्ट। आज एक सिंपल एग्जांपल लूं कि मेरे पास, मुझे मिलने के लिए पुणे, गुजरात से मेरा एक फर्नीचर का व्यापारी आ रहा है। वो एयरपोर्ट पे इतने बजे पहुंचेगा, तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली गाड़ी ड्राइवर भेजूंगा इसे एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए। तो ऐसा ड्राइवर भेजू, ऐसा बंदा भेजू, और अगर ड्राइवर वो नहीं है तो एक ऐसा आदमी साथ में भेजू ड्राइवर के साथ जो गुजराती में बात करता हो, जिसे गुजरात के बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो। तो सबसे पहले तो रास्ते में जब वो आएगा और गुजराती में बात करते हुए आएगा, गुजरात के बारे में कुछ सुनते हुए आएगा, एक उसका कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाता है।
और जब वो मेरे पास आता है बात करने के लिए, मैं सबसे पहले उसको गुजराती में ग्रीट करता हूँ, बात करता हूँ. इट इज लाइक यू कैन स्टार्ट विद जय श्री कृष्ण એન્ડ ગુજરાતીમાં ही बात करते हैं. आओ સાહેબ, કેવું હતું તમારી જર્ની, કેવી હતી? ઘણા ટાઈમ પછી આપણે મળ્યા છે. અને बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये जो हम व्यापारी जो इंडिया के अलग अलग कोने में है, इंडिया में कभी भी नहीं मिलते हैं, लेकिन अब्रॉड इंटरनेशनल फेयर्स में जरूर मिलते हैं. तो वो उसका मेंशन कर दो कि મારા ખ્યાલથી 1.5 વર્ષ પહેલે આપણે આ ફેરમાં હતા ચાઇનામાં સાથે CIFF માં, ત્યાં આપણી મુલાકાત થઈ હતી. એના પછી વાત થઈ છે, પણ ચલો એક હિસાબે બહુ સારું આપ આવ્યા અહીંયા, બહુ ખુશી થઈ મને. એન્ડ યુ ગો ઓન ઓનલી इन गुजराती. फिर कुछ रिजेम्बल कैसे आप उसको करते हैं. तो ચાઇનામાં તમે આ હોટલમાં રોકાણા હતા, એના બાજુમાં ઓલો વેજીટેરિયન એક નવો રેસ્ટોરન્ટ ખુલી ગયો છે. तो बोलता है कि नहीं, मने तो खबर नहीं है ना बारे में. तो उसको अपन समझाते हैं कि हाँ ये ऐसा है. तो फिर उसको ये भी पूछते हैं कि भाई तू चाइना जाए छे त्यारे तारा जमवाना तो एकदम बांधा थता हशे ने, भूखो मरतो हशे तू. तो बोलेगा नहीं, मैं ये करता हूँ बंदोबस्त, ये करता हूँ, ये करता हूँ. तो साथ में वो ये भी पूछ लेता है, अरे शफीक भाई तमे तो नॉन वेजिटेरियन छो, तमने तो कहीं वांधो ज नहीं आवतो होय, तमने तो जे मळे ई तमारुं हजम थई जतुं हशे. तो देन आई टेल हिम कि नहीं बापा, હું જ્યારે બી અબ્રોડ જાઉં છું, હું પ્રિફર કરું છું કે 100% વેજીટેરિયન રહું, કારણ કે ત્યાંનું નોનવેજ એ કેવું હશે મને ખબર નથી. હું તો મારા અહીંયા ઘરના બનેલા થેપલા લેતો જાઉં છું, છુંદો લેતો જાઉં છું, અને અમુક મીલ તો અમારા આજ હોય છે. मैंने क्या किया, उसके जैसा मैं हूं वो बताते गया. एक स्टेप फर्दर, ચાઇના તો છોડો રમણીકભાઈ, પૂનામાં બી જ્યારે અમારું ઘરમાં જમવાનું પાકે છે, આજે બી અઠવાડિયામાં 5 કે 6 દિવસ તો અમારું વેજીટેરિયન જ ઘરમાં બને છે, मुश्किल थी 1-2 दिवस. और शायद ये स्माइली काफी घरों में ये ट्रेंड है भी, तो मैं ये उसके साथ शेयर करता हूं. सो मैंने क्या दिखाया, यू एंड आई आर सिमिलर, हम दोनों एक है. और जब ये प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, तब नेगोशिएशन, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो बातचीत है, उसका जो मोल भाव की बात करनी है, उसके बारे में जो सलाह मशवरा करना है, वो बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. सो यस, वी आर थ्रू, एंड हैप्पी नेगोशिएशन टू ऑल. थैंक यू वेरी मच. How salary negotiation can be done in job interviews? ओके, जॉब इंटरव्यू में सैलरी नेगोशिएशन जब होता है, उसके पहले whenever that you are going for a negotiation, आप अपना होमवर्क करके जाते हैं. आपको ये मालूम होता है कि सामने वाला आपको क्या टेंटेटिव देने वाला है, उस कंपनी के बारे में आप उसकी रेप्यूटेशन के बारे में स्टडी करके जाते हैं. आपको ये मालूम है कि उसकी क्या क्या चीजें आपको एक्सेप्टेबल है. आप उसके जो करंट एम्प्लॉइज है उसका कुछ कनेक्ट निकाल करके, यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगर आप जॉब जंप करते हैं, आप कोई दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपका कोई ना कोई पहचान वाला तो उस कंपनी में होता है. उससे आप सारी नॉलेज कंपनी के बारे में ले लेते हैं पहले कि ये कंपनी में होता है, ऐसा ऐसा होता है. सो यू आर अवेयर कि मुझे ये इंटेंजिबल्स मिलने वाले हैं. रहा सवाल सैलरी का नेगोशिएशन, दैट इज सैलरी इन इटसेल्फ. पैसे का नेगोशिएशन इज नथिंग बट बार्गेनिंग. एक छोटा सा एग्जांपल अगेन आई विल शेयर कि एक कमेंट आता है बहुत बार कि सर आजकल ये जो कॉर्पोरेट दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा बुली करते हैं. वो कॉर्पोरेट दुनिया आज की तारीख में वो 93.5 रेड FM हो गई है. मैं बोला क्या भाई 93.5 रेड FM का मतलब क्या हुआ? तो बोले वो लोग का एक ही प्रिंसिपल है, बजाते रहो. तो वो फुल टू बजाते रहते हैं एंड दे एक्चुअली बुली अस. सो गोइंग बैक अगेन टू दैट सिनेरियो, व्हाई आर यू गेटिंग बुलीड? आपके पास आपका बैठना कहाँ है? Do you have a better or a best option to this negotiated agreement, to this negotiated position? अगर आपके जेब में एक 15% या 20% हाइक वाला अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जेब में पड़ा है, तो सामने वाला आपको बुली करेगा. अगर आप नेगोशिएट करते हैं उस कंपनी से जहां आपको जाना है, तो ट्राई एंड सी
कि आपके पास दूसरी कंपनी का एक बेटर ऑफर लेटर आ चुका हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, आई नो ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी बेटी के साथ बात हो रही थी, वो सिमिलर पोजीशन में, एब्सोल्युटली द सेम पोजीशन, शी वाज वर्किंग इन अ फाइनेंशियल कंपनी एज अ क्रेडिट एनालिस्ट. और ये मैं फैक्ट बोल रहा हूं, दिस इज नो स्टोरी टेलिंग, कि वो एक कंपनी में काम कर रही थी एज अ क्रेडिट एनालिस्ट. शी वाज वांटिंग टू अप्लाई, 4-5 साल से वही कंपनी में थी, उसको जॉब चेंज करना था. एंड जो नॉर्मल उसकी कंपनी में 6, 8, 10, 15% हाइक मिलता था, वही मिल रहा था. दूसरी कंपनी में जाना था. शी वेंट टू द जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज. वहां से उसने एक कंपनी, मतलब जो 4-5 कंपनीज के उसको नेगोशिएशंस चल रहे थे, कम्युनिकेशंस चल रहे थे, उसमें एक कंपनी ने उसको 15-20% की हाइक दी. उसको तो वो कंपनी ज्वाइन करनी ही नहीं थी, लेकिन वो लेटर साथ में रखी. और जो कंपनी ज्वाइन करनी थी उसको, उसके साथ जब वो नेगोशिएट कर रही थी, वो ऑफर लेटर सामने रखा. सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर सैलरी. And after getting a nearly 80% hike in the company she wanted to go to, she went back to her original company that now I am resigning, I am leaving the job. So obviously it was asked, exit interviews hote hain, sab kuch hota hai. And she said, I am getting a 80% hike. If you want to retain me, can you give me 120% hike? So this is how you can bargain, you can negotiate. कि ये typical bargaining वाली strategy है. So I think, I hope I have managed to explain and address this issue. Yes. Last thing that I would want to communicate before I move out, MVMP के जितनी भी sessions हो रही है are phenomenal. When I had attended SPJN as a management in a management program, वहां पर the dean had said कि इस सारे प्रोग्राम से आप कितना लेकर के जाएंगे और कितना इंप्लीमेंट करेंगे. किसी ने कहा मैं 5%, किसी ने कहा मैं 20%, 25% इंप्लीमेंट करूंगा. सो फाइनली दैट डीन सेड, अगर 2% आपने इंप्लीमेंट कर लिया ये सारे ज्ञान का, तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा. और अगर 3% इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका बिजनेस 5 गुना हो जाएगा. I think I will want to conclude with that particular statement here. MVMP की जितनी भी हमारी सेशंस हुई है, उसका एक certain percentage, a minuscule percentage भी अगर हम implement कर पाते हैं, I can tell you our business can go up many-fold. All the best. Thank you. Thank you so much for these kind words, Shafiq sir. Your session has been really interactive and great. हम participants के response already chat box पे देख रहे हैं कि उन्होंने ये session कितना ज़्यादा enjoy किया है and कितनी ज़्यादा learnings लेके जा रहे हैं आज ये हमारे topic negotiation के session के ऊपर. Thank you so much for your time. आपने ये session लिया हमारे participants के लिए. कि जो भी video recordings हुई है, वो सारे MVMP sessions की जितनी भी recordings है, जितने भी session तक के हमारे इस YouTube चैनल और हमारी इंडिया वेबसाइट पे अपलोड कर देने में आई है. अगर आप में से किसी को कोई भी सेशन दोबारा से देखना है फॉर रेफरेंस, प्लीज वहां से देख लीजिए. हमारा जो अगला सेशन होने वाला है वो होगा 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को. टॉपिक और टाइमिंग हम आपको आगे जाकर बता देंगे थ्रू व्हाट्सएप. हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड याली मदद.